So hello everyone, in this video we will start our Indian economy first chapter. So what is international trade? This will be the school of classical economist thought. Adam Smith, Ricardo, Heckscher, Solin model and new trade theories. International trade is that the exchanging methods of goods and services across the international border. International trade मतलब कि अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी अपने सामान को हम भेज रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. इंटरनेशनल बॉर्डर क्या इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा सपोज़ इंडिया पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम और इधर चाइना के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, नेपाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा. ना फोर्थ सेक्टर इकॉनमी, तो वो फोर्थ सेक्टर इकॉनमी की बात कर रहा है. इन 2010 द वर्थ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अचीव्ड $19 ट्रिलियन. In 2010, the worth of international trade achieved $19 trillion. That is about 30% of the world GDP. 2010 में $19 ट्रिलियन हमें इंटरनेशनल ट्रेड से हमने गेन किया था, जो कि वर्ल्ड का 30% हमने प्रॉफिट हुआ हमें. In 1600 and 1700 centuries, mercantilism concerned that countries ought to at the same time encourage exports and discourage import. जो मर्केंटलिज्म मतलब 1600-1700 सेंचुरी में आया था, वो ना एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है और इम्पोर्ट को कम करता है. मतलब वो चाहते ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ज़्यादा से और कम से कम इम्पोर्ट हो. देन एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ. एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी किसने दिया था? एडम स्मिथ ने. एबंडेंस गुड्स, अगर बहुत एबंडेंस में है तुम्हारे पास गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सपोर्ट करो, और डेफिशिएंट है तो तुम इम्पोर्ट करो. इसका बेसिकली ये मतलब होता है. क्लासिकल कंट्री बेस्ड थियरीज, मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सचर ओलिन. सो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थियरीज में मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सचर ओलिन, ये सब है अपना क्लासिकल कंट्री बेस्ड थियरीज. मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सचर ओलिन. ठीक है, देखो मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, और ये सब क्लासिकल है. और मॉडर्न में कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी, पोर्टर्स नेशनल कम्पिटेटिव एडवांटेज, ये सब मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरी है हमारा. मर्केंटलिज्म में देखो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा हमारा इम्पोर्ट से. कंट्रीज वेल्थ वॉज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इट्स गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग. किसी भी कंट्री वो वेल्दी कब मानेंगे? जब जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर होगा वो कंट्री उतनी वेल्दीस्ट मानी जाएगी मर्केंटलिज्म थॉट के अकॉर्डिंग. If people in another countries buy more from you exports, then they sell to you imports. Then they have to pay you the differences in gold and silver. मतलब हम ना देखो इंटरनेशनल ट्रेड क्या करते थे 16-17 सेंचुरी के आसपास. तब हम मनी के टर्म में नहीं, हम गोल्ड सिल्वर के टर्म में ट्रेड करते थे. हम अगर मान लो उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे दूसरे कंट्री को, तो हम उससे गोल्ड एंड सिल्वर के टर्म में पेमेंट लेंगे. The objective of each country was to have a trade surplus. Trade surplus मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो हमारा इम्पोर्ट से, or a situation where the value of exports are greater than the value of import, and to avoid a trade deficit, or a situation where the value of imports is greater than the value of exports. One way that many of these new nations promoted exports was to impose restrictions on import. मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा था लेकिन इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन था, ऐसे भी बोल सकते हो बहुत सारी कंट्री में. दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म, इज स्टिल यूज टू. प्रोटेक्शनिज्म पता है क्या होता है? जिसमें हम अपनी कंट्री को एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. और एक्सपोर्ट कब मैक्सिमाइज करेंगे? जब हमारा मतलब इंपोर्ट कम होना चाहिए, या फिर इंपोर्ट पे तुम लिमिट रखा दो, तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म. ठीक है, और अभी भी ये चीज़ यूज होती है बहुत सारी कंट्रीज़ में. अब देखो दूसरा है एब्सोल्यूट एडवांटेज. एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था? एडम स्मिथ ने. It focuses on the ability of a country to produce a good more efficiently than another nation. Those countries who have surplus in a particular goods and services should produce that and export to other country, and deficit product and import from other country. मतलब जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. हमारे पास जैसे लेबर अबंडेंस कंट्री है हमारे, तो लेबर प्रोड्यूस्ड गुड को हम एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये बताता है मतलब सपोर्ट फ्री मार्केट. ये फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है, नो टैरिफ.
गिवन बाय एडम स्मिथ 1976 में इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, क्वेश्चन द लीडिंग मर्केंटाइल थियोरी, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव के बेसिस पे इन्होंने अपना थियोरी दिया था। स्पेशलाइजेशन बेस्ड, स्पेशलाइजेशन कौन सी कंट्री किस गुड को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड है, उसे उस कंट्री में ट्रेड मतलब उसे उस गुड्स में के अंदर ट्रेड करना चाहिए। कंपैरेटिव एडवांटेज ये रिकार्डो ने दिया था। द चैलेंज to the absolute advantage was that some countries may be better at producing both goods and therefore they have advantages many areas। अब देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब एडम स्मिथ ने कहा था कि कोई एक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। उसी को क्रिटिसाइज करते हुए एक कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी आया, डेविड रिकार्डो ने इसे दिया था 1817 में। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंट्री एक ही में, हो सकता है कंट्री बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में एडवांटेज हो, उसको है ना फ़ायदा हो, तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज को क्रिटिसाइज करते हुए कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट आया। In contrast, another country may not have any useful absolute advantage. To answer this challenge, David Ricardo, an English economist, introduced the theory of comparative advantage in 1817. Ricardo reasoned that even if country A had an absolute advantage in the production of both products, specialized and trade could still occur between two goods। हाँ, हो सकता है कि कंट्री ए दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड है, लेकिन ट्रेड फिर भी होगा। लेकिन एब्सोल्यूट के क्या कहा था, नहीं, ट्रेड किसी एक कंट्री को किसी एक गुड में स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा तभी ट्रेड हो पाएगा। लेकिन कंपैरेटिव का नहीं, हो सकता है वो दोनों में क्या बोल सकते हैं एडवांटेज हो उसका, लेकिन फिर भी ट्रेड होगा। उसके बाद आया अब कंपैरेटिव एडवांटेज को क्रिटिसाइज करते हुए हेक्सचर्स-ओहलिन थ्योरी आया। हेक्सचर्स-ओहलिन थ्योरी फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी, इसको हम बोलते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। द थियरीज ऑफ स्मिथ एंड रिकार्डो डिडंट हेल्प कंट्रीज डिटरमाइन विच प्रोडक्ट टू गिव अ कंट्री एडवांटेज। ये दोनों तुम देखो तो अच्छे से दोनों थियरी में से कोई भी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किस कंट्री को किस गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करना चाहिए, कौन सी कंट्री किस चीज़ में एडवांटेज है, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, country and advantage। Both theories assume that free and open market would lead countries and producers are determine which good they could produce more efficiently। ठीक है, ये दोनों ओपन मार्केट फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, लेकिन फिर भी नहीं ये डिटरमाइन कर पाता कि किस गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो कंट्री मोर एफिशिएंट है। गिवन इन 1900, ये अपना आया था 16-17 सेंचुरी, ये अपना 1817 में आया था, ये 19th सेंचुरी की बात है। बाय द स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सचर्स एंड बर्टिन ओहलिन, दे डिटरमाइन दैट cost of any factor of resources was a function of supply and demand। सप्लाई और डिमांड फंक्शन होता है, कितनी सप्लाई है कितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। फैक्टर्स दैट वर इन ग्रेट सप्लाई रिलेटिव टू डिमांड वुड बी चीपर। मतलब देखो तुम, ये जनरल सी बात है कि अगर मार्केट में कोई चीज़ एबंडेंस मात्रा में उपलब्ध है, एबंडेंस अमाउंट में उपलब्ध है, तो उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिमांड उतनी, जब डिमांड कम नहीं करते, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा और डिमांड कम है, तो उसको सेल करने के लिए उसका प्राइस को कम करना पड़ेगा। वही बता रहा है they determined that the cost of any factor or resources was a function of supply and demand. Factors that were in great supply relative to demand would be cheaper. Factors in great demand relative to supply would be more expensive. Factors in great demand relative to supply would be, देखो डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव होगी वो सामान। एग्जाम्पल, चाइना एंड इंडिया आर होम टू चीप लार्ज पूल ऑफ लेबर। मतलब चाइना और इंडिया दोनों लेबर अबंडेंस कंट्री है। Hence, these countries have become an optimum location for labor-intensive industries like textile and garments. Labor, देखो अब हम और है क्या नहीं, देखो पहले हम तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट क्या कहता था, एब्सोल्यूट एडम स्मिथ ने दिया था, ये आया था कब 1776 में, और ये पहले मर्केंटिलिज्म का आया था, वो तो बताता था कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए, और प्रोडक्शनिज्म की बात करता था, गोल्ड एंड सिल्वर के टर्म में ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, मर्केंटिलिज्म। फिर एब्सोल्यूट क्या कहता था कि कंट्री
ए और बी दो ट्रेड हो रहा है तो दोनों कंट्री को किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, ये एब्सोल्यूट। उसी को क्रिटिसाइज करते हुए कंपैरेटिव आया, डेविड रिकार्डो ने 1917 में दिया, और ये क्या कहता था कंपैरेटिव, कि कोई भी कंट्री हो सकता है कि वो दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड हो। ज़रूरी है कि कोई कंट्री सिर्फ एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करने में बोलेगा कि हम स्पेशलाइज नहीं, हो सकता है कि दोनों कंट्री दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड हो, लेकिन ट्रेड फिर भी होगा। लेकिन ये क्लियरली नहीं बता पा रहा है ट्रेड कैसे होगा, दोनों गुड्स तो किस चीज़ का ट्रेड उसको करना चाहिए, तो ये नहीं बता पाए। मतलब तुम कहीं ना कहीं ये दोनों में थियोरी में कमी है। लेकिन वही हेक्सर-सर्लिन मॉडल आया 1900 में, एली हेक्सर-बर्टिनोली ने दिया ये था इसको, और ये कहता है कि कंट्री या तो लेबर इंटेंसिव होगी या तो कैपिटल इंटेंसिव होगी। अगर लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो उसको लेबर ओरिएंटेड गुड्स एंड सर्विसेज को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंपोर्ट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये कैपिटल और लेबर, ये दो फैक्टर प्रोडक्शन को लेते हुए चला था। इसका एग्जाम्पशंस याद करना ज़रूरी है, वो तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। तो हेक्सर-सर्लिन ये कहता है, समझ गए। अब देखो, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात थी, क्लासिकल थियोरी, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की। अब ये है मॉडर्न और फर्म बेस्ड थियोरी, ट्रेड थियोरीज। देखो अब ये क्या बता रहा है, इंडिया है, यूएसए और यूके है, डिफरेंट पीसीआर टू, चलो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। कंट्री सिमिलैरिटी थियोरी, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट स्टेफन लिंडर, अच्छा कंट्री सिमिलैरिटी थियोरी स्टेफन लिंडर ने दिया था इसे। कंज्यूमर, इंडिया, यूएसए, चाइना मान लो है। इकॉनमी सेम नेचर की है, इंडिया डेवलपिंग है, चाइना डेवलपिंग है। कंज्यूमर्स हैव सेम लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस, दोनों कंट्री डेवलपिंग है तो सेम लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस होगा। सिमिलर पर कैपिटा इनकम है। मोस्ट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेड इन गुड्स where brand names and product reputations are important factors in the buyer's decision making and purchasing process. Most useful in understanding trade in goods where brand names and product reputations are important factor in the buyer's decision making and purchasing process. Country similarity theory की बोलता है ये, दोनों कंट्री, दोनों सिमिलर कंट्री के बीच सिमिलर ट्रेड होगा, यही डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी, यूजुअल अंडरस्टैंड द ट्रेड इन गुड्स वेयर ब्रांड नेम्स एंड प्रोडक्ट रेपुटेशंस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बायर डिसीजन मेकिंग एंड परचेसिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहता है, ये रेमंड वर्नर ने दिया था। रेमंड वर्नर ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्नर ने दिया था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर 1960s। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज़ 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, न्यू प्रोडक्ट, मैच्योरिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। It has also been used to describe how a personal computer went through its product cycle. The PC was a new product in the 1970s and developed into a mature product during the 1980s and 1990s. अच्छा, ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट की बात करता है, पहले न्यू प्रोडक्ट, मैच्योरिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, तभी उसके बाद ये ट्रेड होगा। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, अभी ये याद करना ज़रूरी है कि कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी स्टेफन लिंडर ने दिया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्नर ने दिया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्नर ने दिया था। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी पॉल क्रूगमैन एंड केल्विन लैंकास्टर ने दिया था। ये सब याद करना ज़रूरी है, यही सब तो पूछता है मैच द फॉलोइंग में। द थियोरी फोकस्ड ऑन MNCs एंड देयर एफर्ट्स टू गेन अ competitive advantage against other global firms in their industry. Firm will encounter global competition in their industries, and in order to prosper they must develop competitive advantage. The barriers to entry and corporations may seek to optimize include research and development, the ownership and intellectual property right, the ownership and intellectual property right, economies of scale, unique business process or methods, as well as extensive experience in the industry, the control of resources or favorable access of new material. ये है अपना ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी के अंदर। फिर है पोर्टर्स नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, पोर्टर्स नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ये पोर्टर ने दिया था, मिकाइल पोर्टर ने दिया था। नेशंस
competitiveness in an industry depends on the capacity of an industry to innovate and upgrade. Nation's competitiveness in an industry depends on the capacity of an industry. ये depend करता है industry के capacity पे, capacity of an industry to innovate and upgrade. The four determinants are local market resources and capabilities, local market demand condition and local suppliers and complementary industries and local firms. ठीक है. His theory focused on explaining why same nations are more competitive in certain industries. सेम कंट्री, दोनों सेम है, डेवलपिंग कंट्री के बीच ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन कोई एक कंट्री बहुत ज़्यादा ही कम्पिटिटिव हो जाता है, ये इसकी बात कर रहा है. द नेशन दैट वॉज फ्रीक्वेंटली plagued by famines and chronic food shortage before green revolution today faces surplus. From a food grain production around 55 million tons at a time of independence, we now boast of production of about 260 million tons of food grains. Significance of agriculture sector to promote inclusive growth. Significance एग्रीकल्चर सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, टू इन्हेंस रूरल इनकम, टू सस्टेन फूड सिक्योरिटी, टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, टू इन्हेंस रूरल इनकम, टू सस्टेन फूड सिक्योरिटी. इसका ये है एग्रीकल्चर सेक्टर का सिग्निफिकेंस. It accounts for nearly 14% of GDP and supports half of the country's population as its principal source of income. As per Census 2011, the total number of agriculture cultivators and agriculture laborers increased from 234 million in 2001 to 263 million in 2011. 2011 में 234 मिलियन, मतलब देखो 234 मिलियन था 2001 में, वही 2011 में 263 मिलियन टन हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. द शेयर ऑफ agricultural exports in total exports increased from 13.08% in 2012-13 to 14.17% in 2013-14, a record level. India was a market surplus economy. Producer sold market product than consumption. Disguised unemployment can be seen in agriculture sector. फिर हम नेक्स्ट वीडियो